हिंदुस्तान के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। इस सूरत में भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो सांप्रदायिक शक्तियाँ यहाँ से कमज़ोर हो। हमारे बड़े भाई आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीट लड़ाते, एक सीट का खर्चा 2-3 करोड़ से नीचे नहीं होता। रियासत में वो रहते हैं, जिस शहर में वो रहते हैं, हैदराबाद के कारपोरेशन में वो कभी 100 सीट नहीं लड़ते। करोड़ रुपए सीट लड़ाना, हेलीकॉप्टर से जाना, चार्टर्ड प्लेन से घूमना, ये बात आम जो बेचारे जिन लोगों को नहीं समझता है सियासत, वो उनको वो कन्विंस नहीं, सवाल ही नहीं पता। मैं ये बात सॉरी ये बात इनडायरेक्टली आप मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मेरे, लेकिन आपका डायरेक्शन तो उसी अब वो आप समझने वालों पर है कि उसको सही समझे गलत समझे। क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल सवाल। अरे आप देखिए ना, मतलब जैसे 200-300 करोड़ रुपए खर्चा भाई मेरे एक बात बताइए, एक आदमी कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस तरीके से अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के है, उसी तरह ये अंधभक्त जो आज मैं जो बात बोल रहा हूँ, कल आप जब ये सोशल मीडिया पे मेरी बात जाएगी तो आप देखना ये अंधभक्त किस तरीके से इसका रिएक्शन दे। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय FJ फैशन। सभी ब्रांडेड कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट, शर्ट्स और ट्राउजर्स की अच्छी रेंज। हमारा पता अपोजिट HDFC बैंक, गांधी चौक, कामठी। तो आइए और अपने फैशन को करें अपडेट FJ फैशन के साथ। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8657322734 9373074127। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। आज कुछ विषय पे चर्चा करने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश के समाजवादी पार्टी के चीफ जनरल सेक्रेटरी परवेज सिद्दीकी साहब हमारे साथ है। यूपी इलेक्शन को लेकर, हिजाब मामले को लेकर और जो अभी गर्मा गर्मी माहौल चल रहा है द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर, इन कुछ विषयों पे चर्चा करने के लिए आज समाजवादी पार्टी के परवेज सिद्दीकी हमारे साथ है। परवेज साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका NGP न्यूज़ में। जी बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ समय से जब से इलेक्शन का माहौल चल रहा था, आप और हम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपकी मसरूफियात की वजह से हमारा जो ये इंटरव्यू है काफ़ी डिले हो गया है। तो इलेक्शन का रिजल्ट आपके सामने है जी। आप भी प्रचार समाजवादी पार्टी का किए हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जीत के दावे करने के बाद एक गंदी हार जिसे कहना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी को यूपी में मिली है। क्या लगता है कि क्या नज़रिए से देखते हैं आप इस हार को? सबसे पहली बात तो ये है कि हार और जीत गंदी नहीं होती, एक बात है। दूसरी बात ये है, माननीय अखिलेश यादव जी ने बहुत ज़बरदस्त चुनाव लड़ा जी, सब कुछ सही था और हिंदुस्तान के लिए ये चुनाव बहुत अहम था। पूरे हिंदुस्तान की नज़र, पूरे देश की नज़र इसी इलेक्शन पर थी। बिल्कुल। और ये ज़रूरी था कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम चाहते थे कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी अगर हारती है तो सांप्रदायिक शक्तियाँ यहाँ से कमज़ोर होगी, और जो इस वक्त देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी भी सूरत में इस वक्त जब आग लगी हुई है तो हमें ऐसा लगता था कि भाई इस आग में हमको पानी डालना है। तो समाजवादी पार्टी पूरी जद्दोजहद के साथ ये इलेक्शन लड़ी, और रहा सवाल है कि इस चुनाव के अंदर, चुनाव के जो नतीजे आए जी, समाजवादी पार्टी ने 2012 के अंदर गवर्नमेंट बनाई थी। बिल्कुल। तो उस वक्त जो हमको वोट मिला था, इस बार उससे भी ज़्यादा हमको वोट मिला। उस वक्त हमारे पास 29.5% वोट थे, आज 37% वोट हमको मिला। अच्छा। लेकिन हमारी सीटें बहुत कम वोटों से हारी। बिल्कुल। लगभग 70-80 सीटें जितने कम मार्जिन से हारी है, ये सीटें हम जीत सकते थे। बिल्कुल। तो अब रहा सवाल है कि आगे ये लड़ाई हमारी जारी है। हम हार मानने वाले लोगों में से नहीं हैं जी। और जो मूवमेंट हमारा खड़ा है उसको हम किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं होने देंगे। ठीक है, हमने मेहनत की, हमने लड़ाई लड़े, और इस लड़ाई के अंदर हार और जीत तो खैर होती है, लेकिन इंशाल्लाह अगली बार जो है 2027 के अंदर ये चुनाव जब होगा, अपने मरहले पे जाएगा, तो हम ज़रूर चुनाव जीत जाएंगे। और किसी न किसी सूरत में हिंदुस्तान के अंदर जो भी सांप्रदायिक शक्तियों के बड़े बड़े जो दिग्गज है, वो कोई और पार्टी के लोग नहीं हरा सकते, वो सिर्फ़ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही लोग हरा सकते हैं। इसके पहले भी मुरली मनोहर जोशी, स्वामी चिन्मयानंद जी, और बड़े बड़े जो दिग्गज हुआ करते थे जी, वो सारे लोगों को समाजवादी पार्टी के पहलवानों ने ही पटकनी दी है। बाकी किसी भी राजनीतिक दल में इतनी ताकत नहीं है। उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होगी।
जी, आपने बताया कि 70-80 सीटें जो है तकरीबन बहुत ही कम मार्जिन से जो है समाजवादी पार्टी हारी है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि एमआईएम ही उसकी जिम्मेदार है, वैसे साहब को उसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में? सबसे पहली बात तो ये है कि सभी राजनीतिक दल को और राजनीतिक नेताओं को अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव कहीं पर भी लड़ने का अधिकार है, हक है, उनको पूरा इख्तियार है। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो एक बहुत पढ़े लिखे इंसान है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि कौम व मिल्लत की बात जहाँ तक जितना हम उनके मुंह से सुनते हैं जी। तो जिस रियासत में वो रहते हैं, जिस शहर में वो रहते हैं, हैदराबाद के कारपोरेशन में वो कभी 100 सीट नहीं लड़ा है। अच्छा। तेलंगाना में कभी 100 सीट नहीं लड़ा है। अच्छा। एक तरफ वो तेलंगाना के अंदर जो है अपनी हैसियत को देखकर केसीआर की तारीफ़ करते हैं, तो वहाँ उनको गैर मुस्लिम नुमाइंदगी वो कबूल करते हैं। अच्छा। और वहाँ से निकलने के बाद जब हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हैं तो मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं। जी। तो ये सियासी लोग, हम सियासी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। तो आप मानते जिस हैं तरीके से अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के है, उसी तरह ये अंधभक्त जो आज मैं ये बात बोल रहा हूँ, कल आप जब ये सोशल मीडिया पे मेरी बात जाएगी तो आप देखना ये अंधभक्त किस तरीके से इसका रिएक्शन देंगे। अच्छा। हाँ, ये हकीकत है, बता रहा हूँ। तो उनके भी अंधभक्त ऐसे ही होंगे, ये दोनों के अंधभक्त होंगे। अंधभक्त ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के हो, एमआईएम के हो, समाजवादी पार्टी के हो, लेकिन फॉलो करना तो वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फॉलो करें। पहली बात उनकी ये आइडियोलॉजी क्या है वो उसको फॉलो कर सकते हैं। हमारे जो नेता है, जो जिन्होंने बहुत मेहनत करके कौम व मिल्लत के लिए काम किया, चाहे वो आज़म खान हो, अबू आसिम आज़मी हो, बहुत सारे लीडर हैं, आज वो मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी का शिकार हो जा रहे हैं। अच्छा। समझ गए ना, बगैर कुछ बोले। अच्छा। वो तो कोई ऐसी बात भी नहीं बोलते जिससे ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा हो। वो तो एकता की बात करते, हक की बात करते, सही बात करते। और आप देख रहे हैं कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो एक कारपोरेशन की सीट लड़ने के लिए कितना खर्चा आता है। बिल्कुल। और हमारे बड़े भाई आली जनाब मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब 100 सीट लड़ाते, एक सीट का खर्चा 2-3 करोड़ से नीचे नहीं होता है। अच्छा। तो आज 200-300 करोड़ रुपए सीट लड़ाना, हेलीकॉप्टर से जाना, चार्टर्ड प्लेन से घूमना, ये बात आम जो बेचारे जिन लोगों को नहीं समझता है सियासत, हाँ। वो उनको वो कन्विंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमसे मतलब तो क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल सवाल। अरे आप देखिए ना, मतलब जैसे 200-300 करोड़ रुपए खर्चा कर भाई रही मेरे है एक बात बताइए, एक आदमी एक आदमी कुछ भी बोल के निकल जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम अभी महाराष्ट्र में देखे कि जिस तरीके से वो नवाब मलिक एनसीपी के नेता, उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ एक सच को सामने ला लिया। और हम तभी से बोल रहे थे कि सच का खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अच्छा। और आज वही हुआ। तो और ये यहाँ से लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में जाके जो चाहे बोला जाता है, बोल देते हैं, ये बोल आते हैं, बहुत लाखों की भीड़ इकट्ठी करते हैं। तो इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मतलब ये पैसे आप सवाल ही नहीं पता। मैं ये बात, सॉरी, ये बात इनडायरेक्टली आप मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ मेरे, लेकिन आपका डायरेक्शन तो उसी अब वो आप समझने वालों पर है कि उसको सही समझे गलत समझे। अच्छा चलिए, आपका भी कहीं ना कहीं यही मानना है कि समाजवादी पार्टी की हार के पीछे एमआईएम बहुत जिम्मेदार है? सुनिए एक बात, अवाम वहाँ की, उत्तर प्रदेश की अवाम बहुत बेदार है और वो हर जगह जो है वो समझेंगे कि अवाम बेवकूफ़, ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश की अवाम ने उनको उनका चेहरा दिखा दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारी भी पार्टी है, हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसे हालात में हम लोग अपनी पार्टी को छोटा करना पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन जब बड़े शैतान को अगर ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं आपको छोटे शैतान से हाथ मिलाना पड़ता है। ये हिकमत होनी चाहिए। क्या लगता है, तो मतलब एमआईएम को समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके इलेक्शन लड़ना सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। गठबंधन करके एमआईएम को हम कैसे बोलेंगे कि भाई आप, हम जब संविधान की वो बात करते हैं, हम बात करते हैं, हम जब एकता की बात पर आते हैं, अखंडता की बात पर आते हैं जी, तो वो जो है वो हमारी बात थोड़ी मानने वाले ना, उनको तो इसके लिए बाकायदा तैयार किया गया है। अच्छा, किसने तैयार किया? अब ये बात तो खैर आपको समझ में नहीं आएंगी, कुछ बातें छोड़ दीजिए। अच्छा, लेकिन अब वो संवैधानिक दायरे में रहकर इलेक्शन लड़ रहे हैं,
वहीं पर जो है कांग्रेस पार्टी भी कुछ ही चंद सीट ही उसकी आई है, और ठीक है एमआईएम ने भी एक भी सीट नहीं लाई वहाँ पर, और बीएसपी भी वहाँ पर पार्टिसिपेट की थी। तो मतलब सारी की जिम्मेदारी एमआईएम पर ही क्यों? देखिए, सबसे पहली बात ये कांग्रेस का नाम कोई नहीं लेता है, बीएसपी का नाम कोई नहीं लेता है, और भी दूसरी पार्टियां जो छोटी मोटी वहाँ पर लड़ रहे थे, निर्दलीय लोग थे, मतलब सारों की जिम्मेदारी अवैसी पर ही क्यों? मैंने आपको पहले बोला कि हर आदमी को अपने चुनाव लड़ने का पूरा इख्तियार है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपके वोट, आपके मोहल्ले के अंदर जो आपके रिश्तेदार है वो आपको वोट डाल रहे हैं जी, तो मैं आप ही के रिश्तेदारों में से किसी को आपके खिलाफ जब खड़ा कर दूं तो वो आपके रिश्तेदारों के वोट लेता है। बिल्कुल। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मालूम है कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो जो कुछ वोट लेंगे वो कांग्रेस के या वो बीजेपी के वोट नहीं खींचने वाले जी, है ना, वो दूसरे दलों के बीएसपी के वोट नहीं खींचने वाले, जी, वो समाजवादी पार्टी के वोट लेंगे। जी, ये उनको मालूम है। अगर उनको अपने उम्मीदवार किन क्षेत्रों से उन्होंने उतारा जहां पर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व हो, जी, जो मुस्लिम क्षेत्र हो, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो, जी। ऐसे एरिया में उन्होंने ज़्यादातर उनके उम्मीदवार वहीं के। अच्छा, जब वो वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो वो किसका वोट खाएंगे? उनको बीजेपी का वोट तो खाना ही नहीं था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हो कि जो समाजवादी को मुस्लिम वोट मिलने वाले थे वो एमआईएम ने अपने खाते नहीं में नहीं, कर ऐसा लिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि उनको मुस्लिम वोट मिले हैं। उनको तो 0.34 और या कुछ तो भी % वोट मिला है, वहाँ के अवाम ने तो उनको वोट दिया नहीं। जी, लेकिन जो भी सीटें हारी है, जैसे कुछ सीटें तो ऐसी है जो 523 जी, 24 सीटें 200 हाँ, 500 सीटों के yes. अंदर हारी। 50 के आसपास जो सीटें हैं वो 1000 वोटों के आगे उससे बिल्कुल। ज़्यादा नहीं है, मतलब डिफरेंस, और 2000 वोटों से करीब करीब बाकी की सीटें हारी। जी, तो समाजवादी पार्टी की जीत और हार का उम्मीदवारों का जो अंतर था, जो फ़र्क था, जी। वो बहुत नैरो था, बहुत एकदम मुंह पर आया हुआ था। अच्छा, इलेक्शन के बाद रिजल्ट के पहले ईवीएम को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही थी, कहीं ना कहीं ये ईवीएम पकड़ी जा रही थी, गाड़ियों में ईवीएम निकल रही थी, तो क्या लगता है ईवीएम भी इसके अंदर आप नहीं, देखिए एक मानते बात, हैं इस चीज़ आप को? चाहे इस बात को मानो या मत मानो, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो वर्कर हैं उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल घर गिर गई है कि जीतने के लिए हम जो हरबे हो सकते हैं वो इस्तेमाल करना है, वो करते हैं। और आज तो ऐसा हो गया है कि उनके सारे लोग, बीजेपी के वर्कर और आरएसएस के वर्कर, आरएसएस जी। के वर्कर एडमिनिस्ट्रेशन में भी बैठे हुए हैं, अच्छा, प्रशासन में बहुत है उनके लोग। अच्छा, तो वो उसका पूरी तरह से पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ भी हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, वहाँ पर वो सेटिंग ज़रूर करते हैं। 100% ये बात सही है। अच्छा। हम लोग देखते हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ते हैं, लेकिन कोई अच्छा। कार्रवाई उन पर नहीं की जाती।